नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए आज से हम जीके जीएस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम डेली बेसिस पे 25 एमसीक्यूज को सॉल्व किया करेंगे। आपको पता होगा आपके सिलेबस में 25 प्रश्न जीके जीएस के पूछे जाएंगे। जो आपकी जीडी की परीक्षा होगी उसमें जो है 25 प्रश्न जीके और जीएस के पूछे जाएंगे। तो इसी जीके जीएस के सेक्शन को मजबूत बनाने के लिए आज से हम यह एमसीक्यूज की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। डेली बेसिस पर हम आप तक 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को पहुंचाया करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो पार्ट 1 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन एसएससी जीडी 2021 की परीक्षा के लिए जीके जीएस के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको बताना है कि इसमें से किसने आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने नहीं की थी, आपको बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा नहीं की गई थी, तो आपको पता होगा इसमें से जो ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने जो है किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा लाला लाजपत राय ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, और सुभाष चंद्र बोस ने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न और एग्जाम में पूछा भी गया है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो 3 लोग हैं, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस और गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने किस किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो हम बात करते हैं लाला लाजपत राय से। तो इनके द्वारा कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी सितंबर 1920 में। आप ध्यान दीजिएगा, सितंबर 1920 में कलकत्ता में, कहाँ पे, तो कलकत्ता में एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था जिसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 का जो बनारस अधिवेशन था, आप ध्यान दीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इन्होंने 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तथा इसी बनारस अधिवेशन में स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन, उस समय जो स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन चलाया जा रहा था उसका समर्थन भी किया गया था कांग्रेस के द्वारा। वहीं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन था, आप ध्यान दीजिएगा, 1938 का जो कांग्रेस का हरिपुरा वाला अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसके अलावा 1939 का जो आपका त्रिपुरी अधिवेशन था उसकी भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, परंतु इसमें बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तथा इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 1939 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, 1939 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता तो सुभाष चंद्र बोस को मिली थी, लेकिन बाद में कुछ विवादों के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, यानी कि 2 अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कौन कौन से, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन थे। इन सभी के बारे में आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे आप देख रहे हैं और यहाँ पे पूरी डिटेल मैंने अपलोड की हुई है। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। इसके फाउंडर हैं क्लास श्वाब तथा इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के कोलोगनी में। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, स्विट्जरलैंड के कोलोगनी में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। तथा इसके वर्तमान में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी क्लास श्वाब भी हैं। इनके बारे में आपको ध्यान देना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच की। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, 2024 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होंगे कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आपके खेले जाएंगे और इस वर्ष पेरिस में, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। पेरिस में 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल खेले जाएंगे। वहीं 2020 का आयोजन किया गया हाल ही में टोक्यो में। उसके अलावा 2028 का कहाँ पे होगा, तो 2028 का आपका होगा लॉस एंजलिस में, और ब्रिस्बेन में होगा आपका 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट अपलोड की हुई है।
और खेलों की इन्हें आप देख लीजिएगा एक बार, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो आगामी ये सभी खेल आयोजन आपके हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा 2020 का जो हाल ही में आपका ओलंपिक खेल हुआ है, इसमें भारत के द्वारा टोटल 7 पदक जीते गए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में टोक्यो में, जिनमें से आपके 2 रजत पदक थे जिनको जीता मीराबाई चानू और रवि दहिया ने, और 1 गोल्ड मेडल जीता आपके नीरज चोपड़ा ने, और 4 कांस्य पदक भारत के द्वारा जीते गए थे टोटल इस वर्ष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में, यानी कि टोटल 7 पदकों में से 1 आपका गोल्ड था, 2 रजत था और 4 कांस्य पदक था। वहीं हमारे भारतीय ध्वजवाहक कौन कौन थे, तो ओपनिंग सेरेमनी में थे मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम, और क्लोजिंग सेरेमनी में थे आपके बजरंग पुनिया। तो इनके बारे में आपको ध्यान देना, इन्होंने कांस्य पदक जीता था इस वर्ष के टोक्यो ओलंपिक में। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत में प्रथम नगर निगम की जो स्थापना थी कब की गई थी, तो आपकी मद्रास में की गई थी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मद्रास में भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका ए 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपका जो बंगाल विभाजन था इसको किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो 1911। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। आपको पता होगा 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। आपको याद होगा 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, उस समय जो वायसराय था हार्डिंग, ये आपको याद रखना है, हार्डिंग द्वितीय, इसी के द्वारा 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तथा इसी दिल्ली दरबार में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम आए हुए थे, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा इसी दिल्ली दरबार में जो बंगाल का विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया था, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं बंगाल का विभाजन किया कब गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया था। तथा 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा 1911 के ही दिल्ली अधिवेशन में भारत की जो राजधानी थी वह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी गई, तथा इसको 1912 में दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित भी कर दिया गया था भारत की कलकत्ता से। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, गुप्त काल की राजकीय भाषा आपसे पूछी जा रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, गुप्तों की, यानी कि गुप्त काल की जो राजकीय भाषा थी वह संस्कृत थी। वहीं सातवाहन जो शासक थे उनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी। तो दोनों आपको याद रखना है, सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी और गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। तो इनके बारे में आपको ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है आपको बताना है। तो इसमें से एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है आपका पेट्रोलियम, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। लेकिन बाकी जो आपके ऑप्शन है सौर ऊर्जा, बायोगैस और वायु ऊर्जा, ऐसे भी नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत, यानी कि इनको दोबारा से पाया जा सकता है। लेकिन पेट्रोलियम के भंडार एक बार आपके खत्म हो गए तो इनको पाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, यानी कि ये अनवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत हैं। पेट्रोलियम आप याद रखिएगा, अनवीनीकृत यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है आपका पेट्रोलियम। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण होता है? तो सिंपल सा प्रश्न है, फूलकली इसका राइट आंसर हो जाएगा, फूलकली का, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किम्बरले और प्रिटोरिया क्यों फेमस है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके जो किम्बरले हैं और आपके जो क्या बोलते हैं इसको प्रिटोरिया, ये क्यों फेमस है? तो ये दोनों जगहें आपको मिलेंगी कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। तथा ये दोनों जो जगहें आपकी किम्बरले और प्रिटोरिया, ये दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख हीरा उत्पादक क्षेत्र हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। ये दोनों दक्षिण अफ्रीका के इंपॉर्टेंट हीरा उत्पादन वाले क्षेत्र हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं आपका जो दक्षिण अफ्रीका में एक जगह मिलेगी आपको जोहान्सबर्ग। तो जोहान्सबर्ग जो है क्यों फेमस है? तो जोहान्सबर्ग जो है आपका सोना उत्पादन के लिए फेमस है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले और प्रिटोरिया हीरा उत्पादन के लिए फेमस है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्वर्ण का खनन है पूरे विश्व में फेमस है, कहाँ का? जोहान्सबर्ग का, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है।
तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में आपको मिलेगा एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। मनीला में आपको मिलेगा एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो एशियाई विकास बैंक है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपसे पूछी जा रही है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सांभर। आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, स्वराज पार्टी का जो गठन है यह कब किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया यह प्रश्न है हिस्ट्री का। तो आप ध्यान दीजिएगा, स्वराज पार्टी जो थी इसकी स्थापना की गई थी 1923 में, यानी कि 1 जनवरी 1923 को। आप ध्यान दीजिएगा, जनवरी का महीना था, जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। किसके द्वारा, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ये नाम दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, तथा इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे आपके CR दास इस पार्टी के अध्यक्ष थे, और मोतीलाल नेहरू जो थे इसके क्या थे, तो मोतीलाल नेहरू इसके महामंत्री थे। तो आपको याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी का महामंत्री कौन था, तो आपको बताना होगा मोतीलाल नेहरू थे। और स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन था, तो CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना की गई थी जनवरी 1923 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब शुरू की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2018, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भारत का कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भारत का कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपका जो राष्ट्रीय एकता दिवस है प्रतिवर्ष मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। अब 31 अक्टूबर को हम क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, क्योंकि यह बर्थडे होता है, यह जन्म दिवस होता है किसका, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बर्थडे होता है 31 अक्टूबर, इसको भारत में हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। तो ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया। तो काफी अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 को प्रकाशित किया गया। तो ऑप्शन आपका बी 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इसमें से आपको बताना है कि भारत का अंटार्कटिका में अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन कौन सा है। तो अगला ये प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन कौन सा है। तो राइट आंसर आपका जाएगा भारतीय और दक्षिण गंगोत्री, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, भारतीय और दक्षिण गंगोत्री। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, टोक्यो 2020 में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता था। तो बजरंग पुनिया ने यहाँ पे कांस्य पदक जीता था। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता था टोक्यो 2020 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। मनकर चमगादड़ को रात में उड़ने में सहायता कौन प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अल्ट्रासोनिक वेव, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है ये चमगादड़ की उड़ने में मदद करती हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। तो एल्युमिनियम आपकी प्राप्त की जाती है बॉक्साइट से, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, बॉक्साइट। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, दाब का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दाब का एसआई मात्रक आपका हो जाएगा पास्कल, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, दाब का एसआई मात्रक आपका हो जाएगा पास्कल। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और 2021 में जो बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार दिया गया था नोमैडलैंड को दिया गया था। तो आपको बताना है कि इस नोमैडलैंड के निर्देशक कौन थे। तो नोमैडलैंड के निर्देशक आपके थे स्लोए झाओ, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। इसको ऑस्कर अवार्ड 2021 में जो है बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड दिया गया था। तो इस फिल्म का नाम है नोमैडलैंड तथा इसके आपके निर्देशक हैं स्लोए झाओ। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यह हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है।
तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनामो जो होता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, डायनामो। और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कांच जो है पराबैंगनी किरणों को काटता है। तो पराबैंगनी किरणों को काटने का काम करता है क्रुक्स कांच, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही, जो क्रुक्स कांच होता है यह पराबैंगनी किरणों को काटता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो प्लासी का युद्ध आपका लड़ा गया था कब? तो 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। 23 जून 1757 को जो है आपका प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, किसके मध्य? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो बक्सर का युद्ध आपका कब प्रारंभ हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 अक्टूबर 1764 को आपका बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो ये दोस्तों आज हमारा पहला पार्ट था एसएससी जीडी कांस्टेबल के एमसीक्यूज का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।